हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, बिहार जुडिशरी के लिए मैं आज एमसीक्यू सेशन लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। साथियों, आज इसमें मैं मेजर एक्ट लेकर के आया हूं जो कि सीआरपीसी 1973 का है। इसमें इसके क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ और क्वेश्चन जो भी होंगे साथियों वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बताया जाएगा। जब आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप और भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, करने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो साथियों, इस सेशन को बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। इसका ये पार्ट आज सेकंड में लेकर के आया हूँ। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डील कर रखा है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं वॉच किया है तो साथियों आप पार्ट फर्स्ट को वॉच करिएगा। इसमें पार्ट सेकंड के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर के आने का कोशिश किया हूँ। और साथियों, मैं आपको मेनली बता देना चाहता हूँ कि जब आप सीआरपीसी को डील करेंगे तो आपके पास चैप्टर नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इसके रेंज के बारे में आपको बता देते हैं सीआरपीसी का, तो इसको चैप्टर नंबर 5 कहा जाता है। अरेस्ट ऑफ पर्सन्स से ये डील करता है। और सेक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 41 से लेकर के 60A तक ये जाता है। और इसी के बीच के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से अरेस्ट किया जाता है। क्या प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्या मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे अरेस्ट करने के बारे में कोई गाइडलाइन भी प्रोवाइड की गई है। इन तमाम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे डील करेंगे और उसी को डील करने के ही अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम साथ साथ क्वेश्चन को भी एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी। इसी स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पे मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 75। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बताऊँगा, आपको एनालिसिस कर लेना है कि यहाँ 75 के बाद 76 आएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को मैं डील करता हुआ चलूँगा। देखिए साथियों, यहाँ पे कह रहा है पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। ये बात 100% कह रहा है। कब कब कर सकता है? तो जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। अगर पुलिस ऑफिसर के अगर प्रेजेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कमिट किया जाता है तो इन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का पावर रखता है अपने पास। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वेश्चन एक ही दिया लेकिन इसके ऑप्शन को आप एनालिसिस करेंगे तो ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। देखिए करा, जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किए गए हैं इनको भी क्या कर सकता है, पुलिस बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकता है। पुलिस के पास इतना पावर होता है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी लोग है अगर उद्घोषित अपराधी है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उन ऑफेंडर्स को क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी क्या होना चाहिए, विदाउट एनी वारंट वो उनको अरेस्ट करने की पावर रखता है। थर्ड, इसके ऑप्शंस को देखिए, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा या किसी प्रकार का अगर पुलिस अपना लॉफुल वर्क कर रहा है, उसके लॉफुल वर्क में अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा किया जा रहा है तो पुलिस क्या कर सकता है, बिना वारंट उस व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे चारों परिस्थितियाँ क्या बताई गई, यहाँ पे चारों की चारों परिस्थितियाँ बन सकती हैं। एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को इन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो अरेस्ट कर सकता है। आपने देखा। अब ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि धारा 41 उन परिस्थितियों की बात करता है। कौन करता है साथियों? तो धारा 41 के अंतर्गत उन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हमको देखने के लिए मिलता है कि जब एक व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना भी गिरफ्तार किया जा सकता है। विकल्प ए धारा 41 सब क्लॉज 1 क के अनुसार, विकल्प बी धारा 41 1 क्लॉज गो के अनुसार तथा विकल्प सी 41 1 अंग के अनुसार। अतः उचित है, अतः विकल्प डी इसका सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा। तो इन सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप कहाँ डील करेंगे, जब आप सेक्शन नंबर 41 खोलेंगे, जब सेक्शन नंबर 41 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी यहाँ पे नेसेसरी फैक्ट्स हैं सभी नेसेसरी फैक्ट्स को मैंने डील किया जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है गिरफ्तारी की प्रक्रिया व गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत इस प्रकार का किया गया है? तो साथियों, आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। धारा 41B में ये किया गया है। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। जब डिटेल एक्सप्लेनेशन को आप देखते हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको और भी चीज़ें मिलती हैं। अगर यहाँ पे 41A को आप कैपिटल ए को देखेंगे, कैपिटल बी को देखेंगे, कैपिटल सी और कैपिटल डी को देखेंगे तो ये सारे अरेस्ट के ही प्रोविजंस को बताते हैं। यहाँ पे ये बताया जाता है कि किसके अंतर्गत किस किस प्रकार के
अपीयरेंसेस ऑफ पुलिस के बारे में बताया गया। अभी सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए पहले यहाँ पे कह रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41B में गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य उपबंधित हैं। कहाँ पे? तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। जब वो उसको अरेस्ट करता है, जब वो जाता है किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करेगा? ये बियर करेगा, जो पुलिस ऑफिसर होगा, बियर एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। जब पुलिस वाला वर्दी पहनता है तो अपने वर्दी पे क्या करता है? एक बैच लगाता है, उस बैच पे उसका क्लियरली आइडेंटिफिकेशन, उसका नाम लिखा होता है, जिससे कि जो अरेस्ट होने वाला व्यक्ति है कम से कम वो भी पढ़ सके, वो भी देख सके कि हाँ वाकई में ये पुलिस ऑफिसर ही और ये क्या करने आया है, मुझको अरेस्ट करने के लिए आया है। इसी प्रकार से यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है 41B की। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे, तो आपने इसको भी देख लिया 41B में। आगे कर रहा है धारा 41A, 41B, 41C एंड 41D दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 2009 की धारा 2009 का एक्ट नंबर 5 धारा 6 द्वारा 11/2010 के द्वारा अंतः स्थापित। इसको क्या किया गया? इसको नया अमेंडमेंट एक्ट ला करके उसी अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसको क्या किया गया? यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड किया गया इन सभी सेक्शंस को। तो आपने यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दिया गया। किस धारा में दिया गया है साथियों? तो 41B के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाएगा तो वो क्या करेगा? वो बियर करेगा एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम वाला वर्दी ड्रेस पहनेगा, जिस पे उसका नाम क्या होगा? अंकित होगा। साथ ही साथ वो क्या करेगा? प्रिपेयर्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, और एक मेमोरेंडम को भी उनके द्वारा क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर्ड किया जाएगा। किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक मेमोरेंडम भी प्रिपेयर्ड किया जाएगा, और उस मेमोरेंडम पे क्या कराया जाएगा? वहाँ के लोकल व्यक्ति से किसी न किसी से सिग्नेचर भी कराया जाएगा कि हाँ हम इस व्यक्ति को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। अगर वो नहीं कराता है, इस प्रकार का गाइडलाइन नहीं फॉलो किया जाता है, अगर वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने नहीं पेश किया जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसका क्या किया गया? प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व कर लिया, और आपका ये कर्तव्य है कि आप देखते रहें कि किस किस एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। धारा 41B दंड प्रक्रिया संहिता में आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंतः स्थापित किया गया? तो साथियों अभी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने ऊपर डील किया कि ये 2008 में इसको क्या किया गया था? यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि कब ये एग्जामिनेशन में, किस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो साथियों आप लोगों ने देखा था कि उत्तराखंड सीजे में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात कर रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41G के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो कहाँ पे पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा सकता है? तो यहाँ पे दिया है पहले ऑप्शन में केवल जिला स्तर पे। ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। केवल राज्य स्तर पर बिल्कुल गलत है। केवल कमिश्नरेट स्तर पर बिल्कुल गलत है। राज्य तथा जिला स्तर पर ये आपका, हमको आंसर भी जो भी मार्क करना है वो एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है। आप ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में देखेंगे अच्छा जिला स्तर लिखा है, फटाक से जिला स्तर पे ओवेल को आप फिल कर देंगे। नहीं, इस प्रकार का आपको नहीं करना है। आपको चारों ऑप्शंस को पहले एनालिसिस करना है। भले एक क्वेश्चन कम करें, लेकिन जो करें वो सॉलिड करें। मेरा मानना एक ये है कि अगर 150 क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, आप 140 ही अटेंड करिए, 135 ही अटेंड करिए, लेकिन 135 में सियोरिटी होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंसीज होनी चाहिए। तो आप चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे तो चारों ऑप्शंस को यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने के बाद पता चला है कि राज्य स्तर पर और साथ ही साथ जिला स्तर पर भी किया जा सकता है। किस चीज़ की स्थापना? कंट्रोल रूम की स्थापना की जा सकती है। एवरी डिस्ट्रिक्ट्स पे और एवरी स्टेट्स लेवल पे, दोनों जगह ये पे किया जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। अब ये एक्सप्लेनेशन इनका क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41G में पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान है। किस चीज़ का प्रावधान है साथियों? तो पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान है, जो राज्य सरकार फर्स्ट दे रहा है प्रत्येक जिले में तथा सेकंड दे रहा है राज्य स्तर पर स्थापित करेगी। इस पुलिस नियंत्रण कक्ष को
कक्ष में गिरफ्तार व्यक्ति के अपराध की प्रकृति, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के नाम आदि के बारे में संग्रहित करेगा। जो भी ब्यौरा होगा यहाँ पे संग्रहित उनको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है और वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया है, आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने के ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 के कह रहा है किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। तो ये आपको कहाँ दिया गया है, राइट। तो ये जब आप CRPC पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 5 में आपको देखने के लिए मिलेगा सेक्शन नंबर 41D के अंतर्गत, जिसको 41 घ भी कहा जाता है, वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या कहता है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। क्या कह रहा है साथियों, वो जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको ये अधिकार है, ये राइट प्रदान किया गया। ये हम और आप नहीं प्रदान कर रहे हैं उसको राइट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान कर रहा है इस प्रकार का राइट कि वो क्या कर सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 1 उसको ये राइट प्रोवाइड कर रहा है कि वो क्या कर सकता है, अपने चॉइस के एडवोकेट्स से वो ड्यूरिंग इंटरोगेशन मिल सकता है। और ये CJ में पूछा भी गया था 2014 के एग्जामिनेशन में। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 घ यह प्रावधान करता है कि जब गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस अधिकारी द्वारा पूछ की जाती है, गिरफ्तार व्यक्ति अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। वो आपको एक एप्रोप्रिएट टाइम दिया जाएगा, उसी एप्रोप्रिएट दिए हुए टाइम में आपको क्या करना है, अपने एडवोकेट्स से मिलना है, आपको अपनी बातें रखना है। ये नहीं कि जब पुलिस वाला भी कुछ पूछ रहा है तभी भी आप अपने कहेंगे कि नहीं मैं जो भी बताऊंगा अपने एडवोकेट के सामने ही बताऊंगा। नहीं, इस प्रकार का आपको लिबर्टी नहीं दी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ लिबर्टी आपको दी जा रही है, यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। उस लिबर्टी का आप क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और आप ड्यूरिंग इंटरोगेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 41D आप अपने एडवोकेट्स से मिल सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करते हैं साथियों। कह रहा है एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ पे देखिए फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को एनालिसिस करिए कि क्या कह रहा है कि एक पुलिस, यहाँ तक कि कहा गया है, गाइडलाइन भी आई है कि पुलिस क्या कर सकता है, किसी भी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकता है। अगर अरेस्ट भी करना होगा तो कैसे करेगा, सिर्फ और सिर्फ ओरल इंटिमिडेशन दे करके ही अरेस्ट कर सकता है, उनको किसी भी प्रकार से वो टच नहीं कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि अरेस्ट गिरफ्तार कर सकता है। यह निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया। तो साथियों यहाँ पे एक केस दिया गया है, इस केस को आप एनालिसिस करेंगे। केस में कह रहा है महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004 में तथा राजकुमारी व SHO नोएडा 2003 के मामले में ये बात बताया आपको देखने के लिए मिला था। इसी दोनों केस के अंतर्गत क्या किया गया था, एक मेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी फीमेल को अरेस्ट किया जा सकता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। कह रहा है इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि महिला सिपाही की उपस्थिति उपलब्ध या संभव नहीं हो सकती है और गिरफ्तारी में विलंब अन्वेषण के क्रम को अवधारित करता है तो कोई पुरुष व्यक्ति भी स्त्री को गिरफ्तार कर सकता है। और किस प्रकार से गिरफ्तार करेगा, सिर्फ डंडा लगा करके उनको घेर करके गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर ओरल इंटिमिडेशन दे करके गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति टच करके गिरफ्तार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 के रूप में आप देखिए। कह रहे हैं DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य नामक प्रसिद्ध वाद में किससे संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ये व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये कर रहा है व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। और यहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे कि ये उत्तराखंड CJ 2018 का पेपर में आया था। साथ ही साथ जो बिहार जुडिशरी का मैं पेपर करा रहा हूँ ये बिहार जुडिशरी CJ 2016 के भी क्वेश्चन में आया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट केस लॉ है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। साथियों इस केस लॉ को मैंने एक अलग करके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर समझाया है। अगर आप लोगों ने कभी वॉच नहीं किया है तो आप प्लीज़ वॉच करिएगा। DK बसु के गाइडलाइन को मैंने समझाया है कि DK बसु का क्या क्या गाइडलाइन था, किस किस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। करे DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में 10 मार्गदर्शन 10 गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और वो 10 गाइडलाइन हमारे और आपके द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया, किसी पार्लियामेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया, ये प्रोवाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया कब, जब ड्यूरिंग
आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो तो उससे रिलेटेड ये गाइडलाइन आपको प्रोवाइड किया है। ये निर्देश गिरफ्तारी के पश्चात विभिन्न कार्यवाहियों, विशेष रूप से चिकित्सा परीक्षण से संबंधित ये प्रकार के गाइडलाइन आपको प्रोवाइड किए गए। और आपको ये गाइडलाइन सिर्फ प्रोवाइड ही नहीं किया गया, आपको ये गाइडलाइन क्या करना है, फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दिया और गाइडलाइन को लेकर के आप टहलें, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इन्हांस में उसके आपको पालन भी करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा? यदि, कब गिरफ्तार कर सकेगा? संज्ञेय अपराध करता है गिरफ्तार कर सकता है, अजमानती अपराध है गिरफ्तार कर सकता है, संज्ञेय और जमानती अपराध करता है। देखिए आपको एप्रोप्रिएट आंसर पे मार्क करना है, अनअप्रोप्रिएट आंसर पे नहीं मार्क करना है। जो आपको एप्रोप्रिएट आंसर लगे, जो सबसे सटीक आंसर लगे, जो लगे कि हाँ यही इसका आंसर होना चाहिए, उसी आंसर को आपको एनालिसिस करना है और उसी आंसर को आपको यहाँ पे मार्क करना है। मैं आपको कंटिन्यूअसली बताते हुए चल रहा हूँ कि जब कभी भी आप MCQ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप उसके चारों ऑप्शंस को एक बार जरूर रीड आउट करिए। और आप देख लीजिए ये इस क्वेश्चन का वेटेज क्या है। उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी APO, MP ADPO सब जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। करे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43(1) जब आप सेक्शन नंबर 43 और क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो इसके अनुसार प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकता है जब उसकी उपस्थिति में अजमानती और असंज्ञेय अपराध कारित किया गया हो। साथियों यहाँ पे साफ साफ बताया गया है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्टेड्स के बारे में बताया गया है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो इसी सभी चीज़ों गाइडलाइन के बारे में सेक्शन नंबर 43 सब क्लॉज 1 आपको यहाँ पे डील कर रहा है। जब हम इसी के आगे देखते हैं कि सेक्शन नंबर 44 को, तो वहाँ पे साथियों देखता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट कि वाकई में क्या मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा भी किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। कब किया जा सकता है? विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन में किया जा सकता है। कब, कहाँ पे किया जा सकता है? लोकल जुरिस्डिक्शन में किया जा सकता है। किस मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है साथियों? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जा सकता है एज वेल एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा भी यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। तो इन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। अब पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है, तो चारों कथन को आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता होगी। पहला कथन कह रहा है यहाँ कोई निजी या अन्य प्राधिकृत अन्य अधिकृत व्यक्ति किसी अभियुक्त को बंदी बनाकर पुलिस की अभिरक्षा में देने का अधिकार रखता है, वह ऐसा निजी व्यक्ति बंदी व्यक्ति की तलाश भी ले सकता है। ये इस प्रकार का गाइडलाइन आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। अभी आप लोगों ने सेक्शन नंबर 43 को ऑब्जर्व किया, उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्टेड्स के बारे में, मीन्स कि आप उसको अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करने के बाद जो नियरेस्ट थाना होगा आप वहाँ पर ले जा करके क्या कर सकते हैं? सौंप सकते हैं। बस इसके बारे में आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 43 के अकॉर्डिंग बताया गया। ये आपके लिए इररेलेवेंट बात है। सेकंड कह रहा है साथियों कि न्यायिक कार्यवाहियों के अंतर्गत जांच तथा परीक्षण दोनों सम्मिलित 100% सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पे जांच भी होता है और परीक्षण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन कर रहे हैं परिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही परिवाद करे। ऐसा इस प्रकार का भी कोई गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड किया गया कि जो पीड़ित व्यक्ति है सिर्फ और सिर्फ वही क्या करेगा? परिवाद कंप्लेंट करेगा। कोई भी व्यक्ति उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है आरोप केवल वारंट केस में विरचित किए जाते हैं। छोटे छोटे समन वादों में आरोप पत्र का विरचन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा कथन सही नहीं है? आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में पूछा है और इसी नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन पूछने की वजह से आपका ये वाला जो है ए ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग है। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43 निजी व्यक्ति का मतलब होता है प्राइवेट पर्सन, और प्राइवेट पर्सन आपको देखने के लिए डेफिनेटली सेक्शन नंबर 43 में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा निजी व्यक्ति को गिरफ्तारी का अधिकार प्रदान किया गया। अतः निजी व्यक्ति अजमानती और संज्ञेय अपराध के कर्ता को या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, परंतु वह उसकी तलाशी नहीं ले सकता है। ये बात आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे तलाशी के लिए यहाँ पे बात नहीं बताया गया। जब सेक्शन नंबर 43 आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी तलाशी के लिए वहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आगे कह रहा है न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत जांच तथा परीक्षण दोनों आते हैं। ये जुडिशियल
मैटर हो जाता है और ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्या करता है, संलग्न करके रखता है। धारा 2 घ के अनुसार परिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। परिवाद जो होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, जो कंप्लेंट होता है, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट का इंस्टीट्यूशंस कराया जा सकता है, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं हो। मान लीजिए कि मैंने कोई ऑफेंस कमिट होते हुए देखा, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं जा करके क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कंप्लेंट करा सकता हूँ। तो ये चीज़ की लिबर्टी यहाँ पर दी गई है कि कंप्लेंट कोई भी व्यक्ति करा सकता है। आगे देखिए साथियों, कह रहा है कि उपरोक्त आरोप केवल वारंट मामले में ही विरचित किया जा सकता है। धारा 206 में वर्णित छोटे मामलों के आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होता है। जब पेटी ऑफेंसेस के बारे में हम लोग सेक्शन नंबर 206 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए ये चीज़ें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, कोई प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? तो डेफिनेटली कर सकता है। किस मामले में कर सकता है कोई प्राइवेट व्यक्ति? तो प्राइवेट व्यक्ति की बात जब हम करते हैं तो सेक्शन नंबर 43 में बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए, ये आपके दिमाग में बैठ जाए। मैंने सेक्शन 41B से काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको डील कराया, फिर मैंने सेक्शन 41C से भी मैंने आपको क्वेश्चन डील कराया, सेक्शन नंबर 41 से भी डील कराया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए बार बार यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, कोई प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, कर सकता है। किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो पहला फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस देखिए, कह रहा है किसी भी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानतीय अपराध करता है। किस प्रकार का ऑफेंस करता है? तो संज्ञेय, कॉग्निजेबल और अजमानतीय अपराध कर रहा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और बी वाले में कर रहा है, किसी उद्घोषित जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं, उन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को भी ये क्या कर सकते हैं, ये गिरफ्तार कर सकते हैं। कौन कर सकता है? हम और आप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे गिरफ्तार कर सकती है। तो ये आपका सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने डील कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन निगेटिव टर्मिनोलॉजी में पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में पूछ रहा है और निगेटिव वे में ही हमको अपने आंसर को सपोर्ट करना है। कह रहा है, मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। एक प्राइवेट व्यक्ति एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? 100% कर सकता है। किसी पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? उपरोक्त में से कोई यहाँ पे गलत नहीं है। कोई भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस में दिया गया है, कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि गलत हो। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत दी गई परिस्थितियों में एक पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अभियुक्त को क्या कर सकता है कि बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। धारा 43 सब क्लॉज 1 के अनुसार एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकता है जब वो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध कारित करता है। किस प्रकार का ऑफेंस कारित करता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित करता है। धारा 44 सब क्लॉज 1 के अनुसार कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। ये ऑलरेडी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस मैंने आपके सामने डील कर रखा है कि अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट ये कहाँ पे दिया गया? तो सेक्शन नंबर 44 में आपको दिया गया है। किस मजिस्ट्रेट के द्वारा? तो साथियों ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आपके हो सकते हैं और आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में ही अरेस्ट करेंगे। ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है और यही क्वेश्चन में आपसे दे करके फंसाएगा कि कहाँ कर सकते हैं, पूरे भारत में कर सकते हैं? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ विद इन अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में वो क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 में वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ जहाँ आप फंस सकते हैं, वहाँ वो फैक्ट मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। अब बस आप इसको एनालिसिस करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में। और एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है, किसकी बात करता है? स्थानीय अधिकारिता। अभी तभी से मैं लोकल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूँ। और एक मजिस्ट्रेट, अब ये कौन से मजिस्ट्रेट है? अब यहाँ पे ये नहीं बताया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट 2 टाइप्स के होते हैं साथियों, एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक जुडिशियल होते हैं। तो वही कर रहा है, एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है। क्या वो अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? तो डेफिनेटली गिरफ्तार कर सकता है। और आप लोगों ने बार बार ऑब्जर्व किया कि सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन
कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 44 सब क्लॉज 1 के अनुसार कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। कब गिरफ्तार कर सकता है साथियों? तो स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। या तो खुद भी गिरफ्तार कर सकता है अगर वो अच्छा आदमी है, अगर वो हट्टा कट्टा आदमी, अगर मजिस्ट्रेट हट्टा कट्टा है, अगर मजिस्ट्रेट मीन्स की बॉडी बिल्डर है, चाहे मीन्स की अंदर से उसके पास एनर्जी है तो जा करके खुद भी अरेस्ट कर सकता है, और नहीं कर पाता है तो किसी को ओरल इंटिमिडेशन भी दे सकता है कि क्या कर सकते हो, आदेश भी दे सकता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे देख भी लिया। तो साथियों यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 88 आ जाता है हमारे पास। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मजिस्ट्रेट वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। अब मजिस्ट्रेट के पास कौन सी पावर होती है कि वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट मार्क किया गया है साथियों, ये सी वाला मार्क किया गया, और इसके अकॉर्डिंग देखिए झारखंड सीजे 2008 का भी क्वेश्चन रहा है। कह रहा है मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत करने हेतु मजिस्ट्रेट सक्षम हो, इस व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 44 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। साथियों जब हम पढ़ते हैं कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन हम प्रोविजंस को डील करते हैं। हमारे पास अगर कोई सब सेक्शंस भी आता है तो हमें सब सेक्शंस को भी डील करना है, क्योंकि सब सेक्शंस में हमको कभी कभी हमारे सब सेक्शंस से भी अब क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं। तो ये सब सेक्शंस में हम बात करते हैं विद इन लोकल ज्यूरिसडिक्शंस के बारे में बात करता है, जो मैं बार बार आपको लोकल ज्यूरिसडिक्शन बता रहा हूँ कि जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो कहाँ गिरफ्तार कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में। तो ये बात कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी? जब आप सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 5 खोलेंगे, चैप्टर नंबर 5 में आप आएंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन नंबर 44 दिया गया है, और जब सेक्शन नंबर 44 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो सेक्शन नंबर 44 सब क्लॉज 2 भी दिया है, और सेक्शन नंबर 44 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ही दिया गया है कि मजिस्ट्रेट साहब कहाँ पे अरेस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ही अरेस्ट कर सकते हैं। यही बातें यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 44 सब क्लॉज 2 के अनुसार कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय स्थानीय स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय उन परिस्थितियों में वारंट निर्गत करने हेतु सक्षम है को बिना वारंट के भी क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। इसी के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है जब एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, किसकी अधिकारिता के अंतर्गत? तो उसकी उपस्थिति में उसके अधिकारिता, उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन, विद इन लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। तब वो अपराधी को क्या कर सकता है? स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। और ये बार बार आप सेक्शन नंबर 44 में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, गिरफ्तार कर सकता है। या अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत वो ओरल इंटिमिडेशन दे सकता है? तो सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत खुद भी गिरफ्तार कर सकता है विद इन लोकल ज्यूरिसडिक्शन, या किसी को भी वो क्या कर सकता है? सहेज सकता है, किसी को कह सकता है कि आप इस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तार से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है? तो साथियों ये कौन करता है? सैन्य बलों की सुरक्षा के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अरेस्टेड्स के बारे में बात कर रहा है। अगर किसी भी हम मिलिट्री वाले को अगर हमको अरेस्ट करना है, मीन्स कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है तो साथियों हमें पहले क्या लेना पड़ता है? प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। और ये बात हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो सेक्शन नंबर 45 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है सीआरपीसी में। और ये राजस्थान एपीयू और उत्तराखंड सीजे का ये क्वेश्चन भी आपके लिए था। इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप डील कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जो एक्सप्लेनेशन दिया है वही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उपबंधों का प्रावधान करती है। फर्स्ट बात ये करा। सेकंड करा, इस धारा के अनुसार केंद्र सरकार की सहमति के बिना संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने परिधीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी भी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट करें, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि बल में ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्होंने लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है उक्त उपबंध लागू होंगे और केंद्र सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार समझा जाएगा। ये बातें आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात करते हैं। 91 वाले में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को
महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करता है। तो ये कौन करता है साथियों? मैंने आपको बताया है कि पुलिस अधिकारी अरेस्ट तो कर सकता है किसी फीमेल का भी, लेकिन कैसे कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओरल इंटिमिडेशन दे करके कर सकता है। जब आप सेक्शन नंबर 46 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट हाउ मेड, वहाँ पे पुश एंड पुल करके भी आप क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। आप जेस्चर से भी अरेस्ट कर सकते हैं, आप कंडक्ट से भी अरेस्ट कर सकते हैं। किसको? फीमेल को। लेकिन आप उसको टच नहीं करेंगे। ये बात आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है? सेक्शन नंबर 46 सब क्लॉज 1। ये यूपी सीजे के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 सब क्लॉज 1 के परंतुक के अनुसार जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहाँ तब तक जब तक की परिस्थितियों से इसके विपरीत उपबंधित न हो, गिरफ्तार की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसको समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। ये मान लिया जाएगा कि अगर कोई भी महिला किसी भी प्रकार का ऑफेंस अगर उसने कमिट किया है तो उसको क्या किया जाएगा? वहाँ पे ओरल इंटिमिडेशन दिया जाएगा और उसी ओरल इंटिमिडेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा? वहाँ पे अरेस्ट किया जाएगा। ये मान लिया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि जब अन्यथा उपेक्षित न हो या पुलिस अधिकारी महिला को, जब तक न पुरुष अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए क्या होगा? उसके शरीर को किसी भी प्रकार से टच नहीं करेगा। टच करने का मतलब है कि टच बिल्कुल ही नहीं करेगा। अगर टच करता है तो जाहिर सी बात है ये गलत होगा और ये हमारे सीआरपीसी में कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। सीआरपीसी कहता है कि आप किसी को भी अगर अर्जेंसी है तब आप उसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओरल इंटिमिडेशन दे करके ही अरेस्ट करेंगे, अन्यथा आप किसी को भी इस प्रकार से आप अरेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे गलत कथन है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का या बलात् प्रतिषेध करता है तो पुलिस अधिकारी यहाँ पे क्या करेगा? इस टाइम में, इस सिचुएशन में पुलिस अधिकारी किस प्रकार का कॉग्निजेंस यहाँ पे लेगा? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो बी वाला करेक्ट आंसर आ रहा है। कह रहा है ऐसे व्यक्ति कि जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करने वाले ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो कि मृत्यु पुलिस अधिकारी कारित नहीं कर सकता, किंतु यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। और ये कहाँ बात किया गया है? जब हम सेक्शन नंबर 46 पढ़ते हैं और सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 आ रहा है और ये भी हमारा सेक्शन नंबर 46 से ही डील करता है और ये सेक्शन नंबर 46 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। कह रहा है असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जा सकती है। जहां ऐसी गिरफ्तारी की आवश्यकता परिस्थितियां विद्यमान है वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। किसकी अनुज्ञा यहाँ पे प्राप्त करनी होगी? तो साथियों प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट मीन्स की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की हमको क्या लेनी पड़ेगी? यहाँ पे आज्ञा लेनी पड़ेगी, तभी हम किसी भी महिला को अरेस्ट कर सकते हैं। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? जब हम लोग सेक्शन नंबर 46 के क्लॉज 4 को एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। सनराइज और सनसेट्स के बारे में यहीं पे बात किया जाता है, जेएमएफसी साहब के बारे में यहीं पे बात किया जाता है। कहाँ पे? सेक्शन नंबर 46 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत। ये आपके पास यहाँ पे 4 सब क्लॉज दिए गए और सेक्शन नंबर 46 के लास्ट सब क्लॉज में ये देखने के लिए आपको मिलता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा इनको इनकॉर्पोरेटेड यहाँ पे किया भी गया है, में धारा 46 में जोड़ी गई। उपधारा 4 के अनुसार असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तथा जहां ऐसी अवधारणाएं परिस्थितियां विद्यमान हो वहां महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में रिपोर्ट करके स्थानीय अधिकारिता वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर उस स्त्री को क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। विथ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विदाउट प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये बात हमको कौन बताता है? ये बात हमको सेक्शन नंबर 46 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और ये रिलेटेड किससे होता है? तो ये महिलाओं से रिलेटेड
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। तो किसमें किए गए हैं? तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य का एक मामला था, उसी मामले में इस प्रकार का दिशा निर्देश निर्गत किया गया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को डील करिए। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य AIR 1991 के बाद में अधीनस्थ न्यायपालिका न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड किए गए उस गाइडलाइन को कहीं ना कहीं आपको, अगर किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं तो वो गाइडलाइन आपको पालन करना है, क्योंकि गाइडलाइन हम और आप नहीं बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा पार्लियामेंट बना रहा है और पार्लियामेंट के साथ साथ उसका रिव्यू हमारा गार्जियन कर रहा है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या अपेक्स कोर्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है साथियों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 अब किसकी बात कर रहा है? धारा 47 आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 यह उपबंधित करती है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं यदि गिरफ्तार जमानती अपराध के लिए हुई हो तो उसके जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के उपबंध की अनुपालन का क्या प्रभाव होगा? अब इसके प्रभाव के बारे में हमको बताना पड़ेगा। और जब हम सेक्शन नंबर 50 को एनालिसिस करते हैं तो साथियों सेक्शन नंबर 50 हमारा 2 क्लॉजेस में डिवाइड होता है और ये कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। जब किसी भी पर्सन को हम क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उसको हम इन्फॉर्म करेंगे किसके? उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का, कि तुमको किस आधार पर अरेस्ट किया गया। कभी भी हम किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाते हैं, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है तो पूछता है ना कि साहब हमको किस जुर्म में हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा। और ये हमें बताने के लिए कौन कहता है? तो हमें CRPC का चैप्टर नंबर 5 का धारा 50 हमको कहता है कि भाई साहब आपको क्या करना है, पहले बताना है उस व्यक्ति को कि भाई आपको इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसको ये भी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है कि पुलिस अधिकारी बताएगा कि भैया सिर्फ तुम्हें गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हैं, तुम्हें बेल पाने का भी अधिकार है। ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये हमारा CRPC कर रहा है 1973 का, और ये बातें आपको बतानी अनिवार्य है। अब यहाँ पे इसके आंसर को देखिए, कह रहा है इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएगी। अगर आप नहीं बताते हैं, अगर उसको 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन को कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर्टेल करता है, उसको मना करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं निरोध अवैध हो जाएगा तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेदन करने के लिए समर्थ बना देगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में करा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50 में उपबंधों के अनुपालन से संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएगी। यहाँ पे उसका गिरफ्तारी क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेदन करने के लिए समर्थ बना दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 के रूप में जो आ रहा है आपके सामने, कह रहा है गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को अभी निर्धारित किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता, जब साथियों हम लोग निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है तो आर्टिकल नंबर 39 एक ऐसे हम भूल सकते हैं जहाँ पे हमको फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। और वही फ्री लीगल एड के बारे में भी यहाँ पे बात किया जा रहा है। अगर कोई भी निर्धन व्यक्ति होता है, कोई भी गरीब व्यक्ति होता है, जिसके पास अप्रोप्रिएट पैसा नहीं होता है, जिसको अपना एडवोकेट हायर करने का, उसको क्या दिया जाएगा? उसको फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड किया जाएगा। और उसी फ्री लीगल एड के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। साथियों जब हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को डील करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको फ्री लीगल एड के बारे में बताया जाता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं, अगर हम स्टेट लेवल पर देखते हैं तो हमको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे स्टेट लेवल पे क्या करता है, जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, उनको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से एडवोकेट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम हायर अथॉरिटी पर देखते हैं तो साथियों हमारे पास कहीं ना कहीं नालसा होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और वो वहाँ पे क्या करता है? हेल्प करता है टाइम टू टाइम, किसको? गरीब व्यक्ति उसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो सी आ रहा है, खत्री बनाम बिहार आ रहा है, जो 1981 के बाद में ये कहा गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, खत्री बनाम बिहार आ रहा है 1981 में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित करने का अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता राज्य को करना है। ये राज्य कौन देता है? तो जो डिस्ट्रिक्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है ये प्रोवाइड करता है। स्टेट में मैंने आपको बता दिया है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, और जो सेंट्रल लेवल पर प्रोवाइड करता है वो हमारा
नालसा प्रोवाइड करता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत वो चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 96 में दोस्तों कह रहा है गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को अभी निर्धारित किया गया था। तो किसमें किया गया था? खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 के मामले में ये किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित करने का अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता राज्य को करना होता है। ये बात आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है किसी चिकित्सीय व्यवसाय द्वारा अभियुक्त का बलात् परीक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है? विधि द्वारा अधिकृत है तभी किया जा सकता है, अगर अधिकृत नहीं है, ऑथोराइज्ड नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कर रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53 सब क्लॉज 1 किसकी बात कर रहा है साथियों? तो धारा 53 सब क्लॉज 1 की बात कर रहा है के अनुसार ऐसे पुलिस अधिकारी को ऐसे पुलिस अधिकारी को जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? इस रैंक के नीचे का नहीं होगा, मीन्स कि एसआई रैंक के नीचे का नहीं होगा, कि प्रार्थना पर अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक बल प्रयोग किया जा सकता है यदि वह विवश करने को उचित आधार है तो उसके अपराध के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये बातें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति को शिनाख्त का प्रावधान करती है? शिनाख्त पीरियड की बारे में हम बात करते हैं और ये हमको कौन प्रोवाइड करता है? तो साथियों जब हम 54 क पढ़ते हैं, 54 क का मतलब होता है सेक्शन नंबर 54 सब क्लॉज ए पढ़ते हैं, जिसमें हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन्स अरेस्टेड्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टीआईपी कहते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के भी नाम से जानते हैं। और अगर हम इसको चाहते हैं तो रीड विथ कर सकते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 क दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अंतः स्थापित की गई है। इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित किया गया है साथियों? तो ये कहाँ पे किया गया? धारा 55 के सब क्लॉज क के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि यहाँ पे किसकी बात करता है? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सनस के बारे में बात करता है। किसके बारे में 55 क में कर रहा है साथियों? 55 ए में तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 क में गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। धारा 53 क में बलात् संघ के अपराध व्यक्तियों की चिकित्सीय व्यवसाय द्वारा परीक्षण। धारा 55 क में गिरफ्तार व्यक्तियों का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा तथा धारा 60 क में गिरफ्तार व्यक्ति का कठोरता से संहिता द्वारा किए जाने संबंधी उपबंध का प्रावधान यहाँ पे एनालिसिस करता है। तो इन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप एनालिसिस करते हुए चलिएगा। एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, जो यहाँ पे मैं आपके लिए डील कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में कर रहा है गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया? तो साथियों किस धारा में प्रावधान किया गया है डॉक्टरी परीक्षण का? तो जब आप धारा 54 पढ़ते हैं तो धारा 54 में एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय द मेडिकल ऑफिसर्स के बारे में ये बात कर रहा है। वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच का प्रावधान करती है। इस धारा को वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था। यह धारा राज्य के लिए बाध्यकारी प्रावधान करती है। क्या करती है? एक बाइंडिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इसके अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद केंद्रीय राज्य सरकार की सेवा में चिकित्सीय या राष्ट्रीयकृत चिकित्सीय व्यवसाय द्वारा परीक्षण करवाया जाएगा। किसके द्वारा करवाया जाएगा? तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे उसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से यहाँ के इनकी क्या की जाएगी? इनका परीक्षण करवाया जाएगा। किसी महिला की गिरफ्तारी की दशा में चिकित्सीय परीक्षण महिला चिकित्सा या रजिस्टर्ड महिला चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा ही कराया जाएगा, अन्यथा किसी व्यक्ति से नहीं कराया जाएगा। तो ये चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हुए चलिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो साथियों किसके द्वारा किया जा रहा है, तो धारा 54 के द्वारा ये किया जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में कहा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी होता है, उसी के द्वारा यहाँ पे परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 के रूप में जो आ रहा है साथियों, कह रहा है धारा 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वो अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की देखभाल करेगा। अंतः स्थापित किया गया, ये किसके अंतर्गत किया गया, तो दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 के मामले में ये बात बताई गई थी। 2008 में ये मामला आया था, कोई मामला आया हो रहा होगा, उसी मामले को ध्यान में रख करके यहाँ पे संशोधन करके बताया गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 55A दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा अंतः स्थापित की गई है। इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वो अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की देखभाल करे। पता चला कि हम अरेस्ट करके लाएं और स्वास्थ्य उसका बहुत खराब होता जा रहा है, हम उसको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो पता चला कि मर गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो भाई जो आप अरेस्ट करके लाए हैं तो ये आपकी लाइबिलिटी हो रही है, क्योंकि उसके पास भी अपना ह्यूमन राइट है और वो अपने ह्यूमन राइट्स का भी क्या कर सकता है, एक्सरसाइज बाय द टाइम बिंग वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित नहीं की गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं की गई है, तो कौन सा नहीं किया गया, तो धारा 55 को अंतः स्थापित नहीं किया गया है। किसकी बात कर रहा है, धारा 55 को अंतः स्थापित 2013 के द्वारा इसको नहीं किया गया है। बात यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा धारा 198 का, धारा 357 का तथा धारा 357 का अंतः स्थापित की गई है, परंतु धारा 55 का दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा क्या किया गया था, अंतः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही है, इसमें के अंतर्गत किसको सही माना गया। इसका करेक्ट आंसर ए यहाँ पे है, पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी आवश्यक विलंबन के मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। कहाँ लेके जाया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको लेकर के जाया जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को आप डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के अनुसार, किसकी बात कर रहा है साथियों, धारा 56 में, और धारा 56 में क्या करता है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की बात कर रहा है। कहाँ पर लेकर के जाएंगे आप, अगर अरेस्ट कर सकेंगे या तो मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे या तो पुलिस इंचार्ज के पास आप लेकर के जाएंगे, ऑफिसर ऑफ द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास आप लेकर के जाएंगे। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 56 के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उस मामले की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जिससे कि उसका क्या होगा, उसका फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं कर्टेल नहीं होगा और उसको फंडामेंटल राइट यहाँ पे बचा रहेगा। और हमारा फंडामेंटल राइट की तो बचाने की सारी प्रक्रिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में हमको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है। तो साथियों आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं 24 आवर्स ही आपको देखने के लिए मिलता है, और मैं बार बार अपने इसी लेक्चर में बता रहा हूं कि 24 आवर्स के पहले उसको क्या करना होगा, आने जाने का समय छोड़ करके विदिन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष अदालत के बिना, विशेष आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में निरुद्ध करने की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 24 घंटे हो सकती है, 24 घंटे हो सकती है। किंतु इस निरुद्ध काल का डिटेंशन पीरियड की गणना में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक गिरफ्तारी व्यक्ति को ले जाने की यात्रा के समय की गणना नहीं की जाएगी। ये धारा 57 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आने जाने का समय छोड़ करके 24 घंटा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। तो साथियों सीआरपीसी की धारा 57 के अंतर्गत अगर आपने किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो उसको आप पेश करेंगे। बिहार सीजे 2018 का ये क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की, थाने का भारसाधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं
किए गए हैं रिपोर्ट करता है। किस चीज़ की रिपोर्ट करता है? जिला मजिस्ट्रेट को ये क्या करता है? रिपोर्ट करता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपने थाने में बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की क्या कर सकता है? सूचना जिला दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या उसके ऐसे निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को देगा, चाहे इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा रजामंदी ले ली गई हो या नहीं ली गई हो। इस प्रावधान का उद्देश्य जिला मजिस्ट्रेट को गंभीर अपराधों से अवगत कराना तथा पुलिस की शक्ति का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना है, जिससे कि पता चले कि पुलिस जो क्या कर रही है, अपने पावर का सही इस्तेमाल कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि पावर का ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले रही, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे गाइडलाइन बार बार प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, अगर किसी की अभिरक्षा से निकल भागा है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये बात कहाँ बताया गया है? भारत के किसी भी स्थान में वो क्या कर सकता है? उसका गिरफ्तार कर सकता है। ये MPCJ 2002 का क्वेश्चन रहा है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 60 सब क्लॉज 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है तो उसकी अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति उसको तुरंत क्या कर सकता है? पीछा भी कर सकता है और उसे भारत के किसी भी स्थान से उसे गिरफ्तार करके ला करके फिर उसको डिटेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है किसी अन्य विधि भारतीय दंड संहिता को छोड़कर के अंतर्गत अपराध यदि 3 वर्ष या इससे अधिक किंतु 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है, तब क्या किया जाएगा? यह संज्ञेय एवं अजमानतीय मामला माना जाएगा। ये छत्तीसगढ़ CJ का क्वेश्चन भी है। एक्सप्लेनेशन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची के द्वितीय पैरा 2 के अनुसार किसी अन्य विधि के भारतीय दंड संहिता को छोड़ करके अधीन दंडनीय अपराध यदि 3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो अपराध संज्ञेय और क्या होगा? और जमानती यहाँ पे अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1110 की बात करते हैं साथियों। 1110 में कहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे कथन दिया गया है, इन सभी कथनों पर विचार किया जाएगा और यहाँ पे कथन को देखते हैं। पहला कथन, अवैध गिरफ्तारी विचारों को दूषित नहीं करेगा। जो अवैध गिरफ्तारी होगा ये किसी भी प्रकार से विचारों को दूषित नहीं करेगा। ठीक, पहली बात कर रहा है। सेकंड कह रहा है कि एक संस्वीकृति कन्फेशन अवैध गिरफ्तारी से अविधिमान्य नहीं हो जाता है। थर्ड बात कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति को पुलिस थाने में रखना या उससे मनमानेपन को पुलिस थाने में परिसीमा के भीतर ही प्रतिबंधित करना गिरफ्तार की कोटि में आता है। चौथी बात करें, गिरफ्तार हथकड़ी लगाकर करना आवश्यक नहीं है, यह मात्र मौखिक उद्घोषणा से भी किया जा सकता है। नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर मार्क कर रहा है। 1, 2, 3 एंड 4 इसका सही है और UPAPO 2007 के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी आया है। साथियों यहाँ पे आ जा रहा है आपका अध्याय 3 जो कि हमारा आता है सेक्शन नंबर 61 से लेकर के 53 के बीच में। अब साथियों इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेशन आपका बड़ा हो चुका है और इसमें मैंने ऑलरेडी 110 क्वेश्चन को मैंने डील कर रखा है। तो साथियों अब आपको नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। तो साथियों इस नेक्स्ट सेशन में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और वहाँ पर हम जो भी चीज़ें हमारी बची हुई हैं उन सभी चीज़ों को हम वहाँ पर डील करेंगे। जहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ तो आप लोगों ने 60A से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकेगा उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो भी आता है चैप्टर नंबर 6 आ जाता है जो प्रोसीजर टू कंपेल अपीयरेंसेस से बात करता है। इन सभी को देखेंगे। फॉर्म ऑफ समन्स को यहाँ पर देखेंगे, सर्विस ऑफ समन्स को देखेंगे। साथ ही साथ समन्स को हमको देखने के बाद हम गिरफ्तारी को देखेंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट को देखेंगे, किस प्रकार से वारंट जारी किया जाता है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ हम अटैचमेंट को देखेंगे, प्रोक्लेमेशन को देखेंगे। तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट सारी चीज़ों को मैं कवर कराते हुए चलूँगा जो कि आपके बिहार जुडिशरी के लिए रेलिवेंट साबित होगा। साथियों अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट सेक्शन कमेंट डाल करके हमको बताइए कि आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो रहा है, क्या इस पर और भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि एक्सप्लेनेशन को और शॉर्ट करने की ज़रूरत है। जो भी आपके रिकमेंडेशंस आएंगे उसी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे और भी काम करने वाले हैं। तो साथियों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड सर्किल में और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।